बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज का हमारा टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, रॉकेट प्रोपल्शन डेफिनेटली दो वर्ड्स हैं, दोनों को अलग-अलग समझना होगा। रॉकेट से पहले मैं क्यों ना रॉकेट से सिमिलर एग्जांपल जो आपके घर में मौजूद है वो देता हूं। कभी आप लोगों ने देखा कि जब आपके पास कोई गुब्बारा हो, उस बैलून को जब आप ओपन करें तो जैसे ही उसमें से हवा निकलती है तो वो बैलून फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ऐसा क्यों होता है ये तो हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एग्जांपल मैं क्यों यहां पर दे रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखें एक बैलून की मूवमेंट बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पर काम करती है जिस प्रिंसिपल पर एक रॉकेट की मूवमेंट काम करती है। तो रॉकेट में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि उसको पीछे से एक थ्रस्ट मिलती है जिसकी रीजन से वो आगे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ऑल्दो ये मूवमेंट इतनी सिंपल नहीं है जितना मैं बोल रहा हूं, और हम देखेंगे कि इसमें क्या जो है वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले इस आम प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। ये कौन सा प्रिंसिपल है कि बैकवर्ड एक थ्रस्ट की वजह से उस चीज को आगे को मूव करना पड़ रहा है, एंड द रीजन यू नो दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा लॉ सीधा सीधा कहता है कि अगर पीछे को एक्शन है तो आगे को रिएक्शन होगा, और हम इसी लॉ का फायदा उठाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को रॉकेट प्रोपल्शन का ये जो प्रिंसिपल है कि रॉकेट किस प्रिंसिपल पर मूव करता है, तो दो बातें याद रखनी है। नंबर वन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, every action has an equal but opposite reaction. And second thing, law of conservation of momentum. अब हमारे पास दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रॉकेट जो है वो किस चीज से मिलकर बना होता है। पहले हम ये डिस्कस करेंगे, फिर ही हम डिस्कस करेंगे कि रॉकेट एक्चुअली में मूव किस तरह से करता है। अब जरा देखते हैं कि रॉकेट की बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है। ऑल्दो हमने इस पे इतना फोकस नहीं करना, लेकिन एफएससी के स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि रॉकेट जो है वो किस तरह से बना होता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि बैलून से मिलता जुलता है और बैलून के पीछे से एग्जॉस्ट एयर्स निकलती है, तो फिर हमारे पास बैलून आगे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो फिर इसका मतलब हमारे पास रॉकेट में भी कोई ऐसी जगह होगी जिससे पीछे से गैसेस निकलेंगी ताकि रॉकेट आगे को मूव करे, वो कहलाती है जी नोजल। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नोजल। अब ये नोजल में से गैसेस जब बैकवर्ड निकलेंगी तो डेफिनेटली रॉकेट को एक आगे को धक्का लगेगा। दूसरी बात, अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर वो गैसेस जो नोजल एग्जॉस्ट कर रही है, निकाल रही है, वो बंद कहां पर रही है? वो बन रही होती हैं एक और चीज में जिसे हम बोलते हैं कंबस्टन चैम्बर, और वो कंबस्टन चैम्बर नोजल के बिल्कुल ऊपर होता है। तो कंबस्टन चैम्बर से गैसेस जो है वो नोजल के जरिए एग्जॉस्ट होती हैं, जिसकी वजह से रॉकेट को आगे को धक्का पड़ता है। तो दो चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, पहली चीज कंस्ट्रक्शन में कि एक है इसकी नोजल, एग्जॉस्ट नोजल कह लें। नंबर टू, जैसे कि मैंने बताया कि नोजल में गैसेस कहां से आ रही हैं? कंबस्टन चैम्बर। ये कंबस्टन चैम्बर कोई बहुत ज्यादा रेयर चीज नहीं है, आपकी गाड़ियों में भी कंबस्टन चैम्बर होता है। जो आपकी गैसेस निकलती हैं वो भी तो गाड़ियों में कंबस्टन चैम्बर के अंदर ही कंबस्टन की वजह से, जलने की वजह से बनती है। अब आप मेरे से तीसरी बात पूछेंगे कि सर कंबस्टन चैम्बर तो समझ में आ गया कि उसमें जो है वो चीज जल रही है, वो फ्यूल जल रहा है, बट वो फ्यूल आया कहां से? तो वो भी बता देते हैं। वो फ्यूल कंबस्टन चैम्बर के ऊपर एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं फ्यूल टैंक। कंबस्टन चैम्बर के अंदर जो फ्यूल आ रहा है वो फ्यूल टैंक के अंदर सेव होता है। तो हमारे पास तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हुई फ्यूल टैंक। अब ये फ्यूल क्या होगा? क्या ये पेट्रोल होगा, गैसोलीन होगा, डीजल होगा जैसे आप गाड़ियों में यूज करते हैं? नहीं, गाड़ियों को इतनी एनर्जी नहीं चाहिए जितनी रॉकेट को चाहिए। तो रॉकेट की जो एनर्जी नीड है उसको पूरी करने के लिए हमें कोई बहुत जबरदस्त किस्म का फ्यूल चाहिए। ऑल्दो
ये याद रखिएगा कि वो जो फ्यूल है वो सॉलिड भी हो सकता है और वो फ्यूल लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा अभी जो हम रॉकेट डिस्कस कर रहे हैं आपकी बुक के हवाले से वो लिक्विड फ्यूल वाला रॉकेट है। अब ये जो लिक्विड फ्यूल होगा ये यूजुअली ये कई किस्म का हो सकता है। याद रखिएगा आपकी बुक की एग्जांपल में लिक्विड हाइड्रोजन है। अब जैसे आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल है, वो गाड़ी में जो पेट्रोल है वो किस तरह से जलता है? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। अगर आपके पास वैक्यूम हो, एक ऐसी जगह जहां हवा बहुत कम है या नहीं है, तो वहां तो हमारे पास बर्निंग या कंबस्टन हो नहीं सकती। तो अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर ये भी मान लिया कि फ्यूल टैंक के अंदर जो है वो लिक्विड हाइड्रोजन है जो कि एक फ्यूल का काम कर रही है, मगर ये बताएं कि जब ये रॉकेट ऊपर जाएगा जहां पर एयर नहीं होगी तो वहां पर इतना एटमॉस्फेयर थिन हो जाएगा कि एयर की मिकदार इतनी कम होगी, तो फिर ये हाइड्रोजन जलेगा कैसे? क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही चीजें जल सकती हैं, उसके बगैर नहीं। इसका मतलब हमारे पास कोई ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए भी टैंक होना चाहिए। तो ये जो टैंक अब मैं आपको बता रहा हूं ये कहलाता है ऑक्सीडाइजर टैंक। और ऑक्सीडाइजर टैंक जो है इसका काम आपको पता चल ही गया है। इसमें क्या होगा? ऑक्सीडाइजर टैंक में लिक्विड ऑक्सीजन होगी। और लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो किस लिए है? बहुत से बच्चे समझते हैं लिक्विड ऑक्सीजन फ्यूल है। नहीं, ये फ्यूल को बर्न करने के लिए एक मीडियम है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर आपको पता है चीजें नहीं जलती। अब ये हमारे पास सारा सिस्टम हो गया। अब आप पूछेंगे एक बात तो सर रह गई, एस्ट्रोनॉट्स कहां होंगे? वो सैटेलाइट जो हमने भेजना है वो कहां होगा? अगर उनके लिए फूड जा रही है, उनके लिए कोई सामान जा रहा है, कोई इंजीनियरिंग के लिए कुछ सामान जा रहा है, वो चीजें कहां रखेंगे? याद रखिएगा वो टॉप जो रॉकेट है उसके सबसे टॉप मोस्ट पार्ट पर होता है और उसे हम बोलते हैं कि वो पेलोड है। पेलोड बेसिकली क्या होता है? पेलोड बेसिकली एक ऐसा चैम्बर होता है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स और सैटेलाइट्स और वो सारी चीजें जो हमने एक्चुअली जिसके लिए रॉकेट बनाया है, जिन चीजों को भेजने के लिए, वो होती है। अब आखिरी चीज, रॉकेट जैसे मैंने आपको दिखाई इतना सिंपल नहीं होता, इसमें बहुत सी चीजें हैं। ऑफ कोर्स मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि हमें बुक के स्कोप के अंदर रहना है, लेकिन मैं एक और चीज मजीद डाल दूं यहां पर, और वो ये है कि इसमें हमारे पास जो रॉकेट का सिस्टम है इसमें हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर टैंक्स होते हैं, और वो जो है आप यूं समझ लें जैसे छोटे छोटे रॉकेट हैं जो इसके साथ अटैच है। अब जब एक वो क्यों अटैच किए हैं? क्योंकि हमारे पास रॉकेट इतना हैवी होता है कि उसको एटमॉस्फेयर से बाहर भेजने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। रॉकेट का अपना फ्यूल इस रेट पर नहीं जल सकता, गैसेस इस रेट से बाहर नहीं आ सकती, रॉकेट वापस गिर जाएगा। तो उसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि ग्रेविटी से दूर लेकर जा सके, हम एक्स्ट्रा प्रोपेलर टैंक्स भी लगाते हैं, उनमें से भी गैसेस एग्जॉस्ट होती हैं। तो ये हमारे पास रॉकेट का सिस्टम। आप लोग देख रहे हैं कि बार बार फ्यूल की बात हो रही है क्योंकि यहां सारी बात फ्यूल की है, क्योंकि रॉकेट को गिरने से बचाने के लिए हमें फ्यूल चाहिए, उसके थ्रस्ट के लिए, उसको धक्का लगाने के लिए फ्यूल चाहिए। याद रखिएगा इसमें इतना फ्यूल यूज होता है कि इस वक्त जब रॉकेट अभी चलना शुरू हुआ है, लॉन्च हो रहा है, उस वक्त उसका 80% मैस पूरे रॉकेट का, यानी अगर रॉकेट 1 लाख किलो का, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो 80,000 किलोग्राम कौन होता है? फ्यूल होता है। इसका मतलब फ्यूल जो है वो 80% ऑफ लॉन्च मैस जो है, जब आप रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो उसका 80% जो है उसका फ्यूल ही होता है। अब हम जरा डिस्कस करते हैं, ये सारे कंस्ट्रक्शन पार्ट तो आपको पता चल गए, लेकिन रॉकेट एक्चुअली ऊपर कैसे जाता है इसको अब हम जरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं रॉकेट प्रोपल्जन। रॉकेट तो आप जान चुके हैं, ये प्रोपल्जन क्या होता है जरा इसको देखते हैं। देखिए जी, प्रोपल्जन बेसिकली 2 लैटिन वर्ड्स से निकला, और वो लैटिन वर्ड्स हैं प्रो और पेलर। तो ये 2 वर्ड्स हैं जिनका मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड, आगे को, फॉरवर्ड, और पेलर मीन्स टू डिराइव समथिंग, किसी चीज को चलाना। तो फिर प्रोपेलर का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को आगे चलाना।
तो यही वर्ड का मतलब है प्रोपल्जन का। तो प्रोपल्जन क्या है? किसी चीज को आगे चलाना। मिसाल के तौर पर बोट को भी प्रोपेलर्स लगे जो उसको आगे चला रहे, गाड़ी को आगे चलाना, किसी भी चीज को आगे चलाना। लेकिन यहां हम रॉकेट प्रोपल्जन की बात करें तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या होगा? रॉकेट को आगे चलाना। ये सारा प्रोसीजर क्या है जिससे रॉकेट जो है वो आगे को चलेगा? तो जरा देखिए, रॉकेट प्रोपल्जन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्यूल जो है सबसे पहले उसकी कंबस्टन होगी, और जब फ्यूल जलेगा तो फ्यूल याद रखिएगा बहुत तेजी से जलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा थ्रस्ट चाहिए। और कितनी तेजी से चलता है? 10,000 kg इन अ सेकेंड। 10,000 किलो फ्यूल जल जाता है एक सेकेंड में रॉकेट को ऊपर उठाने के लिए, यानी कि 10 सेकेंड के अंदर 1,00,000 किलो, ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल इज बर्निंग हियर। और दूसरी बात, हमारे पास ये तो हो गया फ्यूल का रेट ऑफ कंबस्टन, लेकिन जो गैसेस पीछे से निकलती हैं रॉकेट में उनकी स्पीड भी याद रखनी है आप लोगों को, और वो है 4,000 मीटर्स पर सेकेंड या 4 किलोमीटर एक सेकेंड में। ये है स्पीड ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। तो अब हमें मालूम है कि रॉकेट की बैक से गैसेस बाहर निकल रही हैं, और ये गैसेस क्या करेंगी? ये एक बैकवर्ड मोमेंटम क्रिएट करेंगी। तो एग्जॉस्ट गैसेस एक बैकवर्ड मोमेंटम जनरेट करेंगी, और उसके नतीजे में जो रॉकेट है उसको एक फॉरवर्ड मोमेंटम जनरेट करना पड़ेगा डेफिनेटली। किसके मुताबिक? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि अगर बैकवर्ड मोमेंटम जनरेट हुआ है तो फॉरवर्ड मोमेंटम भी जनरेट होना पड़ेगा। तो इस वजह से रॉकेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे को मूव करना शुरू कर देता है। अब यहां पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो रॉकेट की प्रोपल्शन में आपको पता होनी चाहिए। ऑल्दो बुक ने उतना डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये चीज एक दफा पता हो, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पूछते हैं कि सर रॉकेट कैसे जाता है, रॉकेट कैसे आता है, ये सारी चीज। अब हमें मालूम है कि थोड़े ऊपर जाएगा रॉकेट तो हमारे पास ग्रेविटी फिर से उसको ओवरकम कर लेगी और रॉकेट के नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं ना सिर्फ रॉकेट ऊपर जाए, बल्कि रॉकेट ऊपर जाते हुए स्पीड कम ना करे, कम भी ना करे। हम ये भी चाहते हैं स्पीड कांस्टेंट भी ना रहे, फिर भी नहीं निकल पाएगा। इनफैक्ट हम ये चाहते हैं कि ऊपर भी जाए और स्पीड भी बढ़ाए। ये बहुत मुश्किल काम है। ग्रेविटी में चीजें ऑटोमेटिकली नीचे आती, अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं तो वो थोड़ी देर बाद नीचे आ जाए। इससे ज्यादा कर ले तो हम कांस्टेंट स्पीड से ऊपर फेंके, लेकिन हम चाह रहे हैं हम इससे भी बढ़कर काम करें कि ऊपर जाए और स्पीड कम ना हो, स्पीड उतनी भी ना रहे, बल्कि स्पीड ऊपर जाते हुए बढ़े ताकि वो ग्रेविटी से निकल भी तो जाए। अब ये कितना मुश्किल काम है। हम चाहते हैं रॉकेट ऊपर जाते हुए एक्सेलरेट करे। अब ये कैसे किया जा सकता है, ये जरा इंपॉर्टेंट बात सुनिए। ये देख रहे हैं आप लोग कि इतना केजी जो है वो हर सेकंड में एग्जॉस्ट हो रहा है, रॉकेट से बाहर निकल रहा है कंबस्टन की वजह से। यानी कि रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उसका मास मुसलसल कम हो रहा है। अब जब मास मुसलसल कम होगा तो इसका नतीजा क्या होगा कि ये रॉकेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ेगा। ये मैं आगे मैथमेटिकली प्रूव करूंगा कि ऐसा क्यों होगा। तो अब जरा देखते हैं कि रॉकेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मास जब कम करेगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा। स्टूडेंट ये देखिए वही रॉकेट है। अब होगा क्या जब ये चलना शुरू कर, मैं आपको पूरी जर्नी समझाता हूं इसके। जब ये चलना शुरू करेगा तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता रॉकेट स्पीड पकड़ेगा, प्रोपेलर्स अपना जोर लगाएंगे, फिर एक वक्त आएगा जब प्रोपेलर्स खाली हो जाएंगे, प्रोपेलर्स निकल जाएंगे वहां से, रॉकेट उन्हें छोड़ देगा। आप सोच रहे होंगे अगर रॉकेट ने प्रोपेलर्स को छोड़ दिया
तो फिर वो प्रोपेलर तो आबादी पर आकर गिरेंगे, अच्छे खासे बड़े होते हैं। इस वजह से जितने भी रॉकेट के जो लॉन्च पैड होते हैं वो कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह पर हो जो समुंदर के करीब, ताकि अगर कोई चीज ऊपर से जब गिरे तो वो समुंदर में गिरे और आबादी को नुकसान ना हो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि रॉकेट खुद भी दो हिस्सों में बटा होता है। अब जब ये रॉकेट, ये दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा जब खाली हो जाएगा तो वो भी अलग हो जाएगा, अब सिर्फ ऊपर वाली चीज रह जाएगी, लेकिन उसको अभी भी थ्रस्ट मिल रहा है क्योंकि उसमें भी फ्यूल है, और फिर वो रॉकेट भी चलता रहेगा, और फिर एक टाइम आएगा वो भी खत्म हो जाएगा, और फिर वो चीज भी अलग हो जाएगी, और अब हमारे पास सिर्फ वो चीज रह गई है जिसके अंदर बेसिकली वो सारा सामान है जो हमें, वो स्पेस शटल हो सकती है कुछ भी, तो वो चीज जैसे ही इतना दूर पहुंच गए कि ऑर्बिट में आ गए जमीन के गिर्द, तो अब हमारे पास वो चीज जो है, जो सैटेलाइट हो सकता है, वो अब ऑर्बिट में छोड़ दिया जाएगा। स्टूडेंट, अब हम लास्ट चीज देखते हैं आज के लेक्चर की, और वो है एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। किस तरह से रॉकेट को एक्सेलरेट करने पर मजबूर किया जाए। जरा देखिए बच्चों, अगर आप बुक देखेंगे तो बुक ने सिर्फ एक इक्वेशन लिखी हुई है और उसने नहीं बताया इक्वेशन कहां से आई है। मैं आपको बताता हूं ये पूरी कैलकुलेशन एक्चुअली में क्या है, बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप इनको नोट डाउन करें मेरे साथ। सबसे पहले देखिए, रॉकेट में पीछे से गैसेस निकल रही हैं। सपोज करें जो वेलोसिटी ऑफ एक्सपेल्ड गैसेस, वो गैसेस जो पीछे से निकल रही हैं, उनकी वेलोसिटी कितनी है, मैं उन्हें कह देता हूं v, और मैस जितना निकल रहा है, मैस ऑफ एक्सपेल्ड गैसेस, उसे मैं कह देता हूं m डैश। m डैश क्यों कह दिया उसकी रीजन अभी आप लोगों को पता चलेगी। अब आपको मालूम है कि एक होता है इनिशियल मोमेंटम, उसे मैं कह देता हूं p मोमेंटम के लिए, तो p के साथ I लगा देता हूं, इनिशियल मोमेंटम। मुझे मालूम है कि इनिशियली तो गैसेस रेस्ट पर थी और इनिशियल मोमेंटम फिर कितना हुआ, 0 हुआ। अब जरा देखते हैं फाइनल मोमेंटम। आपको मालूम है बाद में गैसेस ने जो वेलोसिटी पकड़ ली वो कितनी है, वो वेलोसिटी उनकी, वो मोमेंटम है, वो मैस टाइम्स उसका जो वेलोसिटी वो कितनी है, v। तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम तो हमें मालूम है। अब आपको मालूम होगा, जब मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में इंपल्स वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, हम कह सकते हैं कि फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन याद है आपको। फोर्स किसके बराबर थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फिर अब फोर्स तो है F, लेकिन ये फोर्स किस पर है, ये वो फोर्स है जो गैसेस जो है वो निकलते हुए, जो रॉकेट से निकलते हुए जो गैसेस फोर्स लगा रही हैं, ये वो फोर्स है, ठीक है। तो ये गैसेस की फोर्स, तो ये फोर्स F किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो मैं कह सकता हूं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। अब जरा तवज्जो से देखिएगा, देखिए फाइनल मोमेंटम कितना है। अच्छा, ये जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज हैं ये वेक्टर्स हैं, तो आपने इनका वेक्टर का नोटेशन लाजमी डालनी। फाइनल मोमेंटम कितना निकाला था मैंने, m डैश v माइनस व्हाट वाज द इनिशियल मोमेंटम, देयर वाज नो इनिशियल मोमेंटम, इट वाज 0 डिवाइडेड बाय टाइम, तो हमारे पास ये आया m डैश v डिवाइडेड बाय t। अब मेरी बात जरा तवज्जो से सुनिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये है m डैश डिवाइडेड बाय t। m डैश था गैसेस का मैस जो इजेक्ट हो रहा है। m डैश को जब मैं टाइम से डिवाइड करूंगा तो फिर मेरे पास गैसेस का वो मैस आएगा जो 1 सेकंड में इजेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब दिस इज नॉट मैस, दिस इज मैस पर सेकंड, मैस इजेक्टिंग पर सेकंड। तो फोर्स किसके बराबर आई,
मैं इसकी जगह एक और m लिख देता हूं और साथ आ गया v। अब यहां पर बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं और वो कहते हैं सर ये क्या फार्मूला लिखा है, F इज इक्वल टू mv। हमने तो पढ़ा है मोमेंटम का फार्मूला mv होता है, तो इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। ये m मैस नहीं है, ये मैंने इसकी जगह लिखा है, और ये क्या था, ये मैस पर सेकंड था। तो याद रखिएगा ये हमारे पास जो m बुक में लिखा है ये मैस नहीं है, ये मैस पर सेकंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये वो फोर्स है जो गैसेस लगा रही है, मैं इसके साथ गैस लिखूं। अब रॉकेट जो फोर्स लगा रहा है मैं वो भी देख लेता हूं। हमें मालूम है रॉकेट जो फोर्स लगाएगा रिएक्शन, वो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू m में, लेकिन रॉकेट क्योंकि बड़ा है तो उसको मैं मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करता हूं। तो ये वो फोर्स है जो गैसेस लगा रही है, ये वो फोर्स है जो रॉकेट लगा रहा है गैसेस पर, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन तो होता है। मगर हम लोग ये पहले पढ़ चुके कि इस हमारे पास इस रॉकेट प्रोपल्शन का प्रिंसिपल में न्यूटन का थर्ड लॉ चलेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट ये एप्लीकेबल है। तो फिर मैं कह सकता हूं कि जितनी गैस फोर्स लगा रही है रॉकेट पर, उतना ही रॉकेट फोर्स लगा रहा होगा गैस पर, यानी कि ये इक्वेशन आपस में बराबर है। अब ये क्या था हमारे पास mv, और ये हमारे पास किसके बराबर है ma। यहां से एक्सेलरेशन निकालें तो किसके बराबर आएगा, एक्सेलरेशन उधर ही रखें, m इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो mv डिवाइडेड बाय कैपिटल M। कैपिटल M क्या है, कैपिटल M है रॉकेट का मास। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आप बड़े ध्यान से देखने वाली। मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर जाते हुए फ्यूल बर्न हो रहा है, और फ्यूल बर्न हो रहा है 10,000 kg पर सेकेंड। ना सिर्फ फ्यूल बर्न हो रहा है, जब भी फ्यूल बर्न होता है और एक टैंक या एक प्रोपेलर खाली हो जाता है, उसको भी जो है रॉकेट जो है वो लीव कर देता है, छोड़ देता है, जिससे रॉकेट का मास और कम हुआ। और फिर रॉकेट एक स्टेज के बाद जब हमारे पास रॉकेट का पिछला हिस्सा अलग होता है तो वो भी अपना मास लेकर अलग हो जाता है, रॉकेट और हल्का हो गया। और फिर जब सेकंड स्टेज में हमारे पास अगला हिस्सा अलग होगा, ये सारी चीजें भी हम लोगों ने देखी। मैं ये बात बताना भूल गया कि रॉकेट को जिसमें दो स्टेजेस में, पहले स्टेज में एक हिस्सा अलग, दूसरे स्टेज में दूसरा हिस्सा, इसे हम कहते हैं 2 स्टेज रॉकेट। अभी तक 5 स्टेज रॉकेट्स तक जो है वो ये टेस्टिंग की जा चुकी है सक्सेसफुली। अब ये सारे प्रोसेस का जो कंक्लूजन वो है ये कि भाई जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है मास कम हो रहा है, रॉकेट का मास कैपिटल M, ये रॉकेट का मास इक्वेशन में डिनोमिनेटर में है। जब ये कम होगा, डिनोमिनेटर में कोई चीज कम हो, तो टोटल आंसर जो है वो आपको पता है बढ़ जाता है। इसका मतलब रॉकेट का एक्सेलरेशन ऊपर जाते हुए बढ़ेगा। ना सिर्फ रॉकेट, ये देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसको समझना, कि ऊपर जाते हुए चीजें यूजुअली स्पीड कम करती हैं, और अगर आप बहुत भी फोर्स लगा रहे हैं तो वो आप कांस्टेंट स्पीड से ऊपर लेकर जाएंगे। लेकिन यहां पर ना ही रॉकेट ऊपर जाते हुए स्पीड कम करेगा, ना ही स्पीड कांस्टेंट रखेगा, बल्कि उसकी स्पीड मुसलसल बढ़ रही होगी, यानी कि रॉकेट एक्सेलरेट कर रहा होगा। और सोने पे सुहागा ये है कि उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा होगा, यानी कि रॉकेट की जो स्पीड में इजाफा है वो इजाफा भी मुसलसल बढ़ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है रॉकेट की प्रोपल्शन में। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा, और आप लोगों को वो सारे सवालात जो आप रॉकेट्स को लेकर आपके जहन में थे, आई होप मैंने ये कन्वे कर दिए होंगे। बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप उस पर खूब रिसर्च करें। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए